नमस्कार विद्यार्थियों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल डी वी राज एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेके आए सामाजिक विज्ञान का बोर्ड परीक्षा में आने वाला पेपर। हाँ विद्यार्थियों, हमने बहुत मेहनत करके इस पेपर को तैयार किया है। हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस पेपर से बाहर एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में नहीं जाएगा। विद्यार्थियों, इस पेपर से बोर्ड परीक्षा में सभी प्रश्न आने लायक हैं। तो विद्यार्थियों, आप ज़रूर से ज़रूर देखें। हम आशा करते हैं कि आप बोर्ड के अंदर अच्छे अंक प्राप्त करोगे और इस पेपर को देखने के बाद पूर्ण विश्वास होता है कि आप बोर्ड के अंदर मेरिट में ही आएंगे। बोर्ड परीक्षा 2022 में भी इसी के संबंधित क्वेश्चन आए थे और 23 में भी इसी प्रकार आने वाले हैं। जो हमने 2022 में बनाए थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए विद्यार्थियों। तो आप इस पेपर को शुरू से लगा करके अंत तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों और विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्दी से बढ़ते इस पेपर की ओर। प्रश्न फर्स्ट देखिए, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक थे लॉर्ड कर्जन, जेम्स रेनेल, जेम्स मील या डलहौजी। इसमें विद्यार्थियों राइट आंसर है जेम्स मील। इसमें विद्यार्थियों राइट आंसर है जेम्स मील। अगले क्वेश्चन देखिए, नील विद्रोह हुआ था 1871 में, 1860 में, 1859 में, 1849 में। तो विद्यार्थियों इसमें राइट आंसर है 1859। क्या है विद्यार्थियों? 1859। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा, अंतिम मुगल बादशाह था। अंतिम मुगल बादशाह कौन सा था उसके बारे में विद्यार्थी आपको बताना है। औरंगजेब, जहांगीर, बहादुर शाह जफर या शाहजहां। इसमें विद्यार्थियों राइट आंसर होगा वो आपका होगा विद्यार्थियों बहादुर शाह जफर। इसमें कौन सा होगा विद्यार्थियों आपका राइट आंसर? बहादुर शाह जफर। चौथा प्रश्न देखिए, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी 1854 में, 1855 में, 1860 में, 1850 में। विद्यार्थियों आपको मैं 2 सेकंड का समय देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं या फिर मैं अगले प्रश्न का आंसर बताने के बाद आपको इसमें बताऊंगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, पेरियार ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी विद्यार्थियों? इसका आपके आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसका सरस्वती नहीं लिखा विद्यार्थियों, सरस्वती आए तो भी यही होगा, अगर स्वामी दयानंद आए तो भी विद्यार्थियों यही होगा। अब विद्यार्थी वापस मैं आपको चौथे का बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको नहीं मिले तो आप इससे देख सकते हो आसानी से। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल विद्यार्थियों 1854 में स्थापित हुई थी, बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? मृदा का गठन, समय, जैव पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। इसमें विद्यार्थियों आपका आंसर आएगा वह आएगा विद्यार्थियों मृदा का गठन। इसमें विद्यार्थियों राइट आंसर होगा वो मृदा का गठन। छठा प्रश्न देखिए, छठा क्वेश्चन है, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। भूमि निम्नीकरण होने के 2 कौन कौन से कारण है विद्यार्थियों? इसमें आप लिख सकते हैं वनोन्मूलन और अति पशुचारण, यानी वनों की कटाई होने के कारण, तथा दूसरा है पशुओं को चारण अधिक होने के कारण। जन इतिहासिका किसे कहते हैं विद्यार्थियों? 7वां क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जन इतिहासिका किसे कहते हैं? तो देखिए विद्यार्थियों आप इसमें नोट करते रहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे नोट करते रहिए। वह याचिका जो लोगों के हित के लिए न्यायालय में दायर की जाती है, अर्थात लोगों के फायदे के लिए न्यायालय में जो याचिकाएं पेश की जाती है, यानी जो नियम कानून पेश किए जाते हैं, उन्हें जनहित याचिकाएं कहते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों? ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये कॉमन क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ये साइंस और सामाजिक दोनों में, ये आपके भूगोल से आया विद्यार्थियों। खनिज कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों? खनिज 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, जिसमें धात्विक अधात्विक खनिजों के बारे में आप अधिक भी लिख सकते हैं, अगर इसमें अधिक पूछा जाए तो। अधिक नहीं पूछा जाए तो विद्यार्थियों नहीं लिखना है आपको। प्रश्न 9वां देखिए, प्राकृतिक गैस संसाधनों से संपन्न 2 देशों के नाम बताइए। विद्यार्थियों ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। भारत प्राकृतिक गैस संसाधन 2 संपन्न देशों के नाम
है नीदरलैंड और रूस। इस क्वेश्चन को विद्यार्थियों आप जरूर नोट करें, बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन 7वां, 8वां और 9वां बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। 10वां देखिए, उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं विद्यार्थी, मैं आपको कुछ कुछ कारक बता देता हूँ, आप इन्हें नोट जरूर कीजिए। भौतिक, प्रौद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत, संगठनात्मक इत्यादि कारकों की वजह से विद्यार्थियों कृषि है वो प्रभावित होती है। उद्योग शब्द का अर्थ, उद्योग का आप विद्यार्थियों बोलचाल भाषा में उद्योग शब्द का उपयोग करते हो। उद्योग शब्द है जो व्यापार से, बड़े बड़े कारखानों से। उद्योग शब्द का अर्थ विद्यार्थियों आप अपनी बोलचाल भाषा में भी कभी कभार कहते हैं कि उसका उद्योग बहुत बड़ा है, ऐसा है। तो उद्योग का मतलब है सीधा कि बहुत बड़े स्तर पर किसी भी वस्तु या किसी भी संसाधनों का उपयोग करना या व्यापार करना उद्योग कहलाता है, यानी उसका निर्माण करना। उद्योगों के अंदर क्या होता है विद्यार्थियों? निर्माण होता है। किसी भी नई वस्तु का निर्माण कहाँ होता है? फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब उद्योग। 11वां प्रश्न देखिए, इसको व्यवस्थित रूप से लिखना है। तो विद्यार्थियों किसी क्षेत्र विशेष में, उद्योग का बता रहा हूँ विद्यार्थियों, किसी क्षेत्र विशेष में भारी या अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन या निर्माण करके वर्ध रूप से प्रदान करने के मानवीय कार्य को उद्योग कहते हैं। यानी किसी क्षेत्र विशेष में भारी वस्तु या भारी मात्रा में, यानी भारी का मतलब अधिक मात्रा में निर्माण करके उसका लोगों के जीवन के उपयोग के अंदर उपयोगी बनाना और बेचना, व्यापार करना उद्योग कहलाता है। जीवन प्रत्याशा क्या होती है विद्यार्थियों? जीवन प्रत्याशा क्या होती है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। एक निश्चित उम्र के बाद जीवन के शेष बचे वर्षों की औसत संख्या को, यानी अब एक व्यक्ति की जीवन जीने के बाद औसत बचे वर्षों की संख्या को क्या कहते हैं? जीवन प्रत्याशा। जैसे किसी व्यक्ति ने 60 वर्ष की जिंदगी जी ली, लेकिन उसकी बाद में मृत्यु हो गई, तो उसके पीछे कितने 40 वर्ष बचे। इस प्रकार सभी की औसत निकाल के औसत संख्या आती है, उसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं विद्यार्थियों। उत्प्रवासी व अप्रवासी में क्या अंतर है? बिल्कुल सरल प्रश्न है विद्यार्थियों। उत्प्रवासी का मतलब वह यह होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान यानी किसी दूसरे देश में चला गया और उसने अपना मूल रूप से निवास वहां बना लिया, यानी अर्थात मूल निवास पर वापस नहीं लौट के आने वाले लोगों को उत्प्रवासी कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति एक देश से निकला और दूसरे देश के अंदर चला गया, अब वह भविष्य में वापस उस मूल स्थान पर नहीं आएगा, इससे विद्यार्थी उत्प्रवासी कहते हैं। अप्रवासी में विद्यार्थी वे लोग आते हैं जो किसी कारणवश अपने मूल स्थान से दूर जाते लेकिन कुछ समय पश्चात वापस अपने मूल स्थान पर आ जाते, जैसे व्यापार के लिए, धंधे के लिए और अनेक कारण बता सकते विद्यार्थियों। सरकार के 3 अंग कौन से? ये भी विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कई बार पूछा गया है। सरकार के 3 अंग है, न्यायपालिका, राज्यपालिका और विधायिका। न्यायपालिका, राज्यपालिका और विधायिका। विद्यार्थियों इसको आप नोट कर लेना। नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है? नागरिकों के लिए जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौलिक अधिकार नागरिकों को सरकार के विरुद्ध एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर मान लीजिए अभी जिसकी सरकार है वह अगर नागरिकों पर दबाव बना सकता है, तो उससे बचने के लिए नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा अधिकार एवं स्वतंत्रता की सरकार के प्रभाव से भी सुरक्षा पाते हैं। अगर कोई भी सरकार है उसका अधिकार उस पर हावी न हो, इससे उससे सुरक्षा मिलती है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने हेतु किन बातों पर ध्यान रखा गया है? विद्यार्थियों आपने हर शब्द और हर समय पढ़ा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष का मतलब सीधा है कि उसमें किसी भी धर्म के लोग रह सकते हैं, अर्थात इसमें ऐसा धर्म की बाध्यता नहीं होती है विद्यार्थियों। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें सभी धर्मों के लोग निवास कर सकते हैं। धर्म सांप्रदायिकता को जन्म देता है तथा सांप्रदायिकता विकास को बाधा डालती है। यानी धर्म होता है वह एक धर्म दूसरे धर्म को हिंसात्मक रूप से, सांप्रदायिकता रूप से यानी सद्भावना के रूप से प्रभाव डालती है, और वह एक दूसरे के बीच में अनबन ही विकास को बाधा डालती है। आपने विद्यार्थियों देखा है, जैसे अपन छोटे स्तर पर बात करें तो 2 धंधे जैसे उद्योगपति के बीच में जब बातें नहीं बनती है तो उद्योग अलग हो जाता है, पार्टनरशिप टूट जाती है। इसी प्रकार
धर्म भी किसी देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर धर्म निरपेक्ष देश होगा तो उसका विकास सर्वाधिक होगा। भारत में अल्पसंख्यकों में सुरक्षा का विश्वास पैदा करना होगा जिससे विश्व में आगे बढ़ पाए। इन कारणों से धर्मनिरपेक्षता अनिवार्य है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं विद्यार्थियों धर्मनिरपेक्षता के। राज्य विधानसभा और संसद लोकसभा के बीच क्या फर्क है? लोकसभा व विधानसभा में अंतर बताना विद्यार्थियों इसके अंदर आपको तो सीधा है। लोकसभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। यानी एक देश के जनता द्वारा, यानी जिस देश का प्रतिनिधि खड़ा हुआ उसकी जनता के द्वारा उसे चुना जाता है, इसे कहते हैं लोकसभा। और लोकसभा की अधिकतम संख्या यानी सीटें होती है विद्यार्थियों 500 होती है। दोनों पॉइंट रट लेना। लोकसभा में राष्ट्र की जनता द्वारा उसके प्रतिनिधित्व को चुना जाता है। दूसरी, लोकसभा की अधिकतम सीटें या संख्या 500 होती है। कितनी होती है विद्यार्थियों? अधिकतम लोकसभा की विद्यार्थियों 500 होती है, ये नोट कर लेना। अधिकतम सीटें विद्यार्थियों 500 होती है। दूसरा, विधानसभा, यह एक स्थायी सदन है। इसमें अधिकतम संख्या या सीटें, विधानसभा एक स्थायी सदन है और इसकी अधिकतम सीटें विद्यार्थियों 250 होती है। इसकी अधिकतम सीटें विद्यार्थियों 250 होती है, नोट कर लेना दोनों। विधानसभा की 250 यानी 250 और लोकसभा की 500 होती है। हास्यकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2 या 3 वाक्य लिखिए। हास्यकरण शब्द से जो इसके बारे में आपको 2 से 3 वाक्य लिखने। हास्यकरण में किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे या हास्य पर धकेल दिया जाता है। जैसे आप अपने बोलचाल भाषा में कहते हैं कि उस व्यक्ति को उसके समाज से बाहर कर दिए, अर्थात है उसके समाज के नियम कानूनों से बाहर कर देना, उसके अंदर न रखा जाता है, इसे कहते हैं हास्यकरण। हास्यकरण वाला व्यक्ति समुदाय की मुख्य धारा में नहीं होता है। हास्य करने वाला व्यक्ति क्या होता है? समुदाय की मुख्य धारा या नियमों का पालन नहीं कर सकता है। हास्य करना लोगों या समुदाय गरीब व कमजोर होते हैं क्योंकि वह आर्थिक रूप से कमजोर या गरीब होने के कारण वह उसके बड़े बड़े नियम या कानून जैसे कुछ भी हो सकते हैं उनका पालन नहीं कर पाते। जैसे अपन बात करें कि मृत्यु भोज है। मृत्यु भोज अभी तो हालांकि बंद हो गया, लेकिन कुछ समय पहले इसका प्रचलन था। लेकिन कुछ पारिवारिक आर्थिक स्थिति कम होने की वजह से कुछ परिवारों द्वारा मृत्यु भोज का कार्य नहीं किया जा सकता था, तो उन्हें सामाजिक रूप से हीन समझा जाता था। ऐसे लोगों को हास्यकरण कह सकते हैं अपन। औपनिवेशीकरण से क्या आशय? औपनिवेशीकरण किसी देश या अन्य देशों को अपने नियंत्रण में लेना या नियंत्रण में बना लेना, अर्थात दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था का अपने हित के लिए उपयोग किया जाता है, उसे औपनिवेशीकरण कहते हैं। यानी किसी देश का किसी निजी तौर से फायदा उठाना। जैसे अब किसी कारणवश कोई देश अपना गुलाम रहे या अपनी हेल्प मांगे और उसकी अर्थव्यवस्था का फायदा उठा ले, तो इसे औपनिवेशीकरण कहते हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उनमें क्या समस्या थी? विद्यार्थियों, आपको पता है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। कितने? 3 कालखंडों में, हिंदू मुस्लिम ईसाई। इसमें से विद्यार्थियों जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। उसमें बहुत सारी समस्याएं थी, यानी सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखना इत्यादि। बड़े क्वेश्चन विद्यार्थियों आप स्वयं थोड़ा सा देख लेना और विस्तृत रूप से, क्योंकि विस्तृत रूप से बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगला देखिए, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद थे? बंगाल की व्यापारिक कंपनी व्यापार में छूट, बंगाल के नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में छूट चाहते थे, उस पर कर वसूलना चाहते थे। बंगाल के नवाब द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर कर लागू किए गए। बंगाल के नवाब सिक्के डालने का अधिकार को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। इसके अलावा आप बहुत सारे कारण और भी बता सकते हैं। दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को इस तरह फायदा पहुंचा। किस तरह फायदा पहुंचा विद्यार्थियों? दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया, बड़ी समस्याओं का समाधान हो गया। बड़ी समस्याओं का समाधान हो गया और दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों का नियंत्रण मिल गया। बंगाल के काफ़ी राजस्व संसाधन थे, वो कंपनी को हित में कार्य करने के लिए उपयोगी हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों,
ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी एवं टीपू सुल्तान खतरा मानने का विशेष एक कारण था विद्यार्थियों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था वह मैसूर शहर के अंदर से होके रास्ता चलता था, इसलिए यानी मालाबार तट पर जो व्यापार किया जाता था ना, उस वो व्यापार मैसूर रियासत के अंतर्गत आता था। और मैसूर का शासक विद्यार्थियों आपको पता है कि टीपू सुल्तान था, और टीपू सुल्तान उससे लूट मार, व्यापार में बाधाएं इत्यादि कानून यानी इत्यादि अपने विचारों के माध्यम से कंपनी को प्रताड़ित करता था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को एक अपना खतरा मानती, क्योंकि उसके व्यापार को कभी भी वह टीपू सुल्तान गिरा सकता था। रेत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? विद्यार्थियों, रेत यानी किसान नील की खेती से इसलिए कतरा रहे थे क्योंकि अंग्रेज किसानों से नील की खेती करवा रहे थे, लेकिन उससे किसानों को जितना पैसा चाहिए था उतना न देके उससे कुछ कम देते थे और उन्हें बड़े दामों पर बेचते थे, यानी अधिक दामों पर बेचते थे। किसानों से सस्ते दामों पर लेकर के आगे अधिक दामों पर बेचते थे, इसलिए किसान नील की खेती करने से कतरा रहे थे। 1857 की बगावत की फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली? अगला, इसके अथवा में लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे? विद्यार्थियों, आपने पढ़ा है अध्याय 10 के अंदर इतिहास के, लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास बहुत सारे कारण थे कि लड़कियां स्कूल चली जाएगी तो अड़ोस पड़ोस के लोग हमें क्या कहेंगे, अगर लड़कियां पढ़ लिख गई तो ये समाज में आगे बढ़ जाएगी, अगर लड़कियां पढ़ना सीखना जान गई तो वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगी, हमारी बातें नहीं चलेगी, वो अपनी मनमानी करेंगी। ऐसे बहुत सारे कारण, और कुछ लोग अगर पढ़ाना चाहते थे तो आसपास के लोगों की बातें सुनकर अपने लड़कियों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजते थे। इसके अलावा और भी कारण आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। धात्विक और अधात्विक खनिज, धात्विक और अधात्विक खनिज विद्यार्थियों आपने पढ़ा है। धात्विक जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है, अधात्विक जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। अथवा में निर्वाह कृषि और गहन कृषि, भारत के मानचित्र निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि के बारे में आप बता सकते हो। भारत के मानचित्र में कोई 4 स्थान को अंकित करना विद्यार्थियों। विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको अगला पेपर किस सब्जेक्ट से चाहिए।